समीक्षा अधिकारी पेपर के लिए जो 27 जुलाई को होने वाला है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स की आइए चर्चा करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आइए उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में की गई है। इसमें इसके संगठन की चर्चा है आर्टिकल 80 में, और जो आर्टिकल 81 नंबर है उसमें लोकसभा के संगठन की चर्चा की गई है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, लोकसभा का जो संगठन है वो 81 में उसकी चर्चा है और 80 में चर्चा है राज्यसभा की। दूसरा, यहाँ सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई सदन है, ये एक अस्थाई सदन है। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 80 में ही की गई है। ये एक अस्थाई सदन है, जब से स्थापित हुआ 1952 से, तब से निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी कि इसका कभी विघटन नहीं होता है। किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना होगा कि सदस्यों के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है। संविधान निर्माताओं ने ये कार्य संसद पे छोड़ दिया कि संसद खुद डिसाइड करे कि अब उसके सदस्य यानी जो राज्यसभा के सांसद हैं उनका कार्यकाल कितना होगा। तो संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इसके तहत एक कानून बनाया और कानून बना करके अधिनियम पारित करके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो सदस्य होंगे राज्यसभा के उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। जो पहली वाली राज्यसभा जब शुरुआत हुआ तो उस समय जितने लोगों को चुना गया था लॉटरी सिस्टम से उन्हें सेवानिवृत्त किया गया था। उसके बाद से हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। यह है आर्टिकल नंबर 80 का 4। जो आर्टिकल 80 है उसके 4th पार्ट में ये कहा गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करेंगे, और ये व्यवस्था इसी तरीके से दी गई है। दूसरा, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है। 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश, ये भी गलत है। आपका जो आंसर है वो ए सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति वो मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल्स में की गई है। एक आर्टिकल नंबर 54 और दूसरा आर्टिकल नंबर 55। 2 आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं। आर्टिकल नंबर 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, यानी कि दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। वहीं जो आर्टिकल 55 है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस रीति से होगा, किस तरीके से होगा, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत जो प्रणाली है उसके द्वारा चुनाव संपन्न होगा। तो यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कि वो निर्वाचित किया जाता है, उसका इलेक्शन होता है, और आर्टिकल 54 है कि उसके इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा, यानी उसके निर्वाचक मंडल की ये बात करता है। आर्टिकल जो 54 है वो चर्चा करता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल लोगों के बारे में, और आर्टिकल 55 में ये बात की चर्चा की गई है कि उसको किस तरीके से चुना जाएगा, यानी वो मेथड क्या होगा। तो मेथड होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा। राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो राज्यसभा भंग नहीं होती है। अभी हमने देखा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 और वो 4 है,
4 पार्ट 80 का चौथा पार्ट ये कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, 1952 में स्थापित हुआ, तब से निरंतर ये चल रहा है, यानी कि इसका कभी कोई विघटन नहीं होता है। तो ऐसे में इसका कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा के साथ स्वतः भंग होती है, राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा कैसे भंग होती है, इसका आपका आंसर होगा आर्टिकल 84। ये बताता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। अगर इसके पीछे के सिद्धांत की बात किया जाए कि भंग ना होने का कारण क्या है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे एक निरंतर निकाय के रूप में कार्य करना होता है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व हमेशा बना रहे, भले ही लोकसभा भंग हो जाए या सरकार बदल जाए। इसलिए ये सदन अस्थायी रूप से कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सीधे नियंत्रित होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसी के मार्गदर्शन और उसी के नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 98 में की गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होगा और उसी के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण में लोकसभा सचिवालय कार्य करेगी। राष्ट्रहित में भारत के राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, यह है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 249, जिसमें राज्यसभा को एक विशेष शक्ति दी गई है कि राज्यसभा के द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 बहुमत के द्वारा अगर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। तो आपका आर्टिकल 249 इंपॉर्टेंट है। जिन आर्टिकल्स की हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आप इसको गौर करिए, बारीकी से इसके संदर्भ में एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 64 में और आर्टिकल नंबर 89 में की गई है। जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ उपसभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उपसभापति सदन का सदस्य नहीं होता, ये बात गलत है। उपसभापति सदन का सदस्य होता है, वो एक सामान्य सांसद के रूप में होता है राज्यसभा के, और उसको राज्यसभा में उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया जाता है, वो राज्यसभा का सदस्य होता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। संविधान का जो आर्टिकल है 331 वो ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब इसके बारे में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जानना है, जहां से आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि भारतीय संविधान का जो 104 नंबर का संशोधन हुआ है, 104 नंबर का संशोधन, उसके द्वारा ये 2020 में किया गया 104 नंबर का संशोधन, और इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही थी। इस वजह से इन 2 सदस्यों के लिए जो प्रावधान था वो संविधान के संशोधन 104 के द्वारा, जो कि 2020 में किया गया, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है? तो ये जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। अभी जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, और यह व्यवस्था
2026 तक जारी रहेगी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यों में सीटों का आवंटन है, वो 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक जारी रहने वाला है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 93 में की गई है। आर्टिकल 93 भारतीय संविधान का ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का प्रावधान करता है, आर्टिकल नंबर 93। अब आइए पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है, ये गलत है, वो निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है, बिल्कुल सही है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि आपका असत्य वाला जो कथन है वो ए है, आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट शामिल थे उन पर चर्चा हम लोगों ने किया, और जो जो आर्टिकल्स इसमें आपके साथ मेंशन हुए हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ, बी, सी और डी, या चारों ऑप्शन ए, बी, सी और डी के संदर्भ में आपको आर्टिकल बताना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स को की बात की गई, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा कहाँ है, या धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, तो ये किन आर्टिकल से संबंधित प्रावधान है ये बताना है।